नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी कक्षा 10 हिस्ट्री या नहीं इतिहास का जो पाठ है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, उसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे। एक भाग में इसकी चर्चा कर चुके हैं। आज फिर से इसके विषय में चर्चा की जाएगी। पहले हमने देखा था कि भारत में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, किस प्रकार से गांधी जी ने भारत आने के बाद 9 जनवरी 1915 को भारत आने के बाद यहाँ पर सत्याग्रहों का सहारा लेते हुए लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाना शुरू किया और देश के विभिन्न सामूहिक संगठनों को एक किया। जहाँ गांधी जी ने चंपारण में किसानों की समस्या के लिए सत्याग्रह किया, उससे आगे खेड़ा में भी किसानों की समस्याओं के प्रतिरूप में गांधी जी ने अंग्रेजों के विपरीत, अंग्रेजों के कानूनों के विपरीत अपने आंदोलन को चलाया और अंग्रेजों को विवश किया कि वह किसानों की मांगों को मांगे। और साथ में गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। साथ ही साथ उसके बाद गांधी जी ने मुस्लिम जगत में जो खलीफा का पद समाप्त हो रहा था, उसमें भारतीय मुसलमानों का समर्थन देने के लिए भी गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में भी शरीक हुए थे गांधी जी। साथ ही साथ गांधी जी ने अनेक आंदोलन चलाए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, साथ में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। साथ ही साथ हम चर्चा कर रहे थे जो कल कि असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन पूरे देश पर पहला ऐसा आंदोलन था जो पूरे राष्ट्र पर नज़र थी या नहीं। असहयोग आंदोलन पूरे राष्ट्र में फैला था। इसका समर्थन आप लोगों ने देखा था कि प्रारंभ में तो शहरी मध्य वर्गीय लोगों ने किया, लेकिन धीरे धीरे इसकी चिंगारी गांव और देहाती इलाकों में भी पहुंच चुकी थी। उसी को हम देख रहे थे कि किस तरीके से असहयोग आंदोलन को समझा गया और किस तरीके से लोगों ने वहां पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हालांकि इसके मायने अलग थे। कृषकों के लिए अपनी स्वतंत्रता का मतलब था कि वह जमींदारों और ताल्लुकदारों से स्वतंत्रता चाहते थे। उसी प्रकार से अन्य लोगों के लिए स्वतंत्रता का अर्थ अलग अलग था। आइए देखते हैं चर्चा को, उसी से आगे बढ़ाते हुए बागानों में स्वराज। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। जो मजदूर थे वह भी स्वराज की अवधारणा की उनकी एक अपनी अलग समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वह चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं, जिसमें उनको बंद करके रखा गया था। वो मजदूर चाहते थे, जो असम के मजदूर थे, कि वह जब भी बागानों में आए, उनके चार दीवारियों के अंदर आए, उसके बाउंड्री के अंदर आए, वह वहाँ से कभी भी जा सकते हैं और कभी भी आ सकते हैं। वह इतना चाहते थे, जबकि उनको वहाँ पर दीवारों के अंदर ही बंद करके रखा गया था। उसके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गांव से संपर्क रख पाए। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से उस समय उन लोगों के लिए समस्या थी। उनके लिए अपने घर जाने तक के लिए भी समय नहीं था। एक हिसाब से इंग्लैंड के जो यहाँ पर सेना थी या जो कमांडर थे, उनके अधीन वो लोग थे, वो उनको एक तरीके से कैदी बनाए हुए थे। मजदूर के साथ साथ उनको कैदी भी बनाया गया। वो उनको जहाँ पर काम करना होता था उसी के अंदर रख दिया जाता था वो, और बिना उनकी अनुमति के वह अपना घर या उसके दीवारों के बाहर नहीं जा सकते थे। 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी, और यह इजाज़त उन्हें विरल ही कभी मिलती थी। जो बागानों में काम करते थे उनको बाहर जाने की छूट नहीं थी। किस आधार पर नहीं थी? प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बागानों में काम करने वाले लोगों को किस एग्रीमेशन एक्ट के तहत बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। 1859 के एग्रीमेशन एक्ट के तहत उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं थी।
जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारों की अवहेलना करने लग गए। उन्होंने बागान छोड़ दिए। अधिकारियों की क्या करने लग गए वह। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना इन मजदूरों ने, तो उन्होंने अधिकारियों का कहना मानना छोड़ दिया। मतलब जो वह लोग कहा करते थे, उन्होंने उस बाउंड्री को पार करना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ हजारों जो मजदूर थे वह आंदोलन में आने लग गए, बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। उनको लगा कि अब गांधी जी का राज आ गया है, गांधी जी यहाँ पर आ गए हैं, सबको अपने गांव में अपने खेत मिल जाएंगे, अपनी ज़मीन मिल जाएगी जहाँ पर वो अपना रोजगार कर पाएंगे। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंस गए। उन लोगों के लिए एक और समस्या आई कि जहां रेलवे और जो भी यातायात के साधन थे उन सब ने भी हड़ताल कर रखी थी, उसमें भी अधिकांश भारतीय काम किया करते थे, तो वो सब चीज़ें बंद थी, जिससे वो लोग रास्ते में ही फंस गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई हुई। किस तरीके से वो वहाँ जोश से आए थे, लेकिन रास्ते में यातायात के साधन रेल, स्टीमर इत्यादि न मिलने से वो लोग पुलिस के हाथ में पड़ गए और उनकी वहाँ पर पिटाई हुई। इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। ये सब लोगों ने स्वराज मतलब जिस लोग को जिससे परेशानी थी या जिनसे परेशानी थी उससे वह छुटकारा चाहते थे। जैसे बागानों में काम करने वाले लोग चाहते थे कि हम घर जाएं और काम भी करें, साथ ही साथ उनको गाँव में भी ज़मीन दी जाए, वैसे ही किसान लोग अपने ताल्लुकदारों और ज़मींदारों से ऊंची रकम या नहीं जो कर उस समय काफ़ी बढ़ा दिए गए थे, उससे छुटकारा चाहते थे, उससे राहत चाहते थे। उसी प्रकार से अन्य लोगों के लिए भी स्वराज का अर्थ अलग अलग था। उसके लिए यह एक ऐसे युग का द्योतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। वे लोग सोचते थे कि इसके बाद सारी मुसीबतें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी का नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो ये अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। धीरे धीरे महात्मा गांधी जी का नाम इतना फैला कि आदिवासी लोगों ने भी गांधी जी के नाम का नारा लगाते हुए भावात्मक रूप से वह गांधी जी के आंदोलन और गांधी जी के साथ जुड़ गए। जब वे महात्मा जी गांधी जी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था। गांधी जी का नाम लेकर अगर कोई आंदोलन किया जाता था तो उसकी एक अलग पहचान होती थी और उनकी एक पहचान ये हो जाती थी कि वह आंदोलन एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन है। इसमें हम देखें कि चित्र में क्या दिया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर चौरा चौरी 1922 प्रश्न पूछा जाता है कि चौरा चौरी की घटना कब हुई। चौरा चौरी की घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुई। गोरखपुर में स्थित है चौरा चौरी। बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस के साथ पुलिस ने हिंसक टकराव में बदल गया। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान से कुछ सत्याग्रही या कुछ लोग एक शांतपूर्ण जुलूस के साथ निकल रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। तभी जो उन लोगों के पीछे से लोग थे, सबसे अंत में जो लोग थे उन पर पीछे से वार अंग्रेज पुलिस ने कर दिया, जिससे कि लोगों का गुस्सा चरम पर जा पहुंचा और लोगों ने भी इसके बदले में जो
उनके लोगों पर हमला पुलिस के द्वारा किया गया। लोगों में इतना आक्रोश फैला कि लोगों ने जाकर पुलिस थाने को ही जलाकर ध्वस्त कर दिया। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक चित्र दिया है, समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से चोरा चोरी की घटना हुई थी। जब 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई तो गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मन बना लिया था, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, वह हिंसा में विश्वास नहीं करते थे। उसके बाद देखें सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को क्या कर लिया था, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। उनको लगता था कि जो भी हमारे साथ आंदोलनकारी हैं उनको सत्याग्रह की थोड़ी ट्रेनिंग और दी जाए, उनको बताया जाए कि किस तरीके से हम भीषण से भीषण युद्ध बिना शस्त्र उठाए लड़ सकते हैं और अंग्रेजों को हम किस तरीके से अहिंसा के रास्ते भारत से, अहिंसा के माध्यम से भारत से भगा सकते हैं। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। कांग्रेस के कुछ सदस्य जो 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके आधार पर काउंसलिंग की प्रांतीय परिषदों की चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना, यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। कुछ जो कांग्रेस के नेता थे वो चाहते थे कि जो अंग्रेजों ने हमें अधिकार दिए हैं परिषदों में चुन करके जाने का, वहाँ पर हम अपनी बात को बढ़ चढ़ कर रखें और भारतीय लोगों को समझाएं कि अंग्रेज यहाँ भी हमारी बात किस तरीके से नहीं मान रहे हैं। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया। अगर एक ऑप्शन आए तो आप लोगों को CR दास वहाँ पर नज़र आ सकता है कि स्वराज पार्टी का गठन CR दास ने किया। कभी कभी 2 ऑप्शन दे देता है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया। स्वराज पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, जबकि किसी पुस्तक में आप लोगों को 1922 भी यहाँ पर दिया रह सकता है, लेकिन ज़्यादातर पुस्तकों में आप देखेंगे तो 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और जवाहरलाल नेहरू के पिता थे मोतीलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। सुभाष चंद्र बोस निश्चित तौर पर इनके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं, जानना चाहिए। काफ़ी प्रतिभाशाली थे। वो चाहते थे कि किस तरीके से हम पूर्ण स्वतंत्रता को पा सकते हैं, उसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। आंतरिक बहस व असहमति के कारण माहौल में 2 ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही 2 मत होने लग गए। और जो 20 के दशक था या नहीं 1920 से 30 के बीच था, वहाँ फिर से कांग्रेस की जो राजनीति थी वह उसकी रूपरेखा बदल गई। पहला कारण था कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। पहला कारण यह भी था कि उस दरमियान आर्थिक मंदी पूरे विश्व में छा गई। 1926 से कृषि के उत्पादों की कीमतें गिरने लगी और 1930 के बाद तो पूरी तरह कृषि क्या हो गई, धराशायी हो गई। सभी चीज़ें क्या हो गई, कीमतों की
कीमतें उनकी बढ़ने लग गई और कृषि उत्पादनों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा, तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 1930 तक ग्रामीण इलाकों में भारी उथल पुथल से गुजरने लगे थे। आप देख पा रहे होंगे कि 1920 से 30 के बीच में जहां एक और अकाल आया, दूसरी तरफ मंदी आई, तो जो किसानों की फसलें थी वो बेचना मुश्किल हो गया। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में भी एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। साइमन कमीशन के बारे में आप लोग दो तीन चीज़ें यहाँ पर ध्यान से सुन सकते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ। गठन इंग्लैंड में हुआ था। और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा, गठन 1927 में हुआ। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन को और अन्य किस नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें सभी व्यक्ति जो थे वो अंग्रेज थे, सफ़ेद थे, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। साइमन कमीशन का गठन भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था। इस प्रकार से 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारों के साथ किया गया। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो लोगों ने साइमन कमीशन वापस जाओ या साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। 1929 में जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने इसे शांत करने के लिए क्या कर दिया, एक गोलमोल चाल चली। भारत को डोमिनियन स्टेट बनाने की बात कही। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि भारत के संविधान के विकास के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाए हुए था या अपनाने लगा था और उदारवादी और मध्यवर्गीय नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। जो उदारवादी थे वो तो अंग्रेजों के ही बीच में क्या चाहते थे, डोमिनियन स्टेट चाहते थे, लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू का खेमा था वह ज़्यादा बड़ा हो गया था। इस समय उसकी पकड़ ज़्यादा थी और वह भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना चाहता था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। दो तीन प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं कि काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 में किसने की। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने की। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। या दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा या किस अधिवेशन में औपचारिक रूप से पूर्ण स्वराज
को मान लिया कांग्रेस ने। लाहौर अधिवेशन 1929 में मान लिया। तय किया गया कि इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इसे उत्सव की और बहुत कम ही लोगों का ध्यान दिया। वो चाहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य कांग्रेसी की 26 जनवरी 1930 को या नहीं कुछ ही समय बाद वो क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और तब से वो प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस भी मनाने लग गए। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। गांधी जी भी इसी बीच सक्रिय होना चाहते थे। उन्होंने फिर से एक और तरीका अपनाया आंदोलन करने का, सत्याग्रह करने का। उसके विषय में जानेंगे। उससे पहले कुछ यहाँ पर दिया गया है कि स्वतंत्रता दिवस की शपथ 1930 क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लेंगे। स्वतंत्रता दिवस की शपथ 26 जनवरी 1930। हमारा विश्वास, जहाँ जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे उन्होंने क्या कहा था उस समय, हमारा विश्वास है कि किसी भी समाज की तरह भारतीय जनता का भी यह एक असहनीय अधिकार है कि उन्हें आज़ादी मिले, अपनी मेहनत का फल मिले और जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हो, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के परिपूर्ण अवसर मिले। हमारा यह भी विश्वास है कि यदि कोई भी सरकार अपनी जनता को इन अधिकारों से वंचित रखती है और दबाती है तो जनता को भी सरकार को बदलने या उसे समूल समाप्त करने का अधिकार है। ये उस समय कहा गया। भारत में ब्रितानी सरकार ने भी न केवल भारतीय जनता को स्वतंत्रता से वंचित किया था, बल्कि उस जनता का शोषण भी किया था और देश को आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। इसलिए कर दिया है और इसलिए हमारा विश्वास है कि भारत को अनिवार्य रूप से ब्रिटेन के साथ अपने सभी संबंध समाप्त करके पूर्ण स्वराज प्राप्त करना चाहिए। ये इस समय शपथ ली गई 26 जनवरी 1930 को। साथ ही साथ पिछले पेज में भी हम देख रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर कुछ छूट गया था, एक चित्र था और साथ ही साथ यहाँ पर साइमन कमीशन के बारे में बताया गया है। साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर हमला किया था। प्रदर्शन के दौरान मिले गहरे जख्मों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया था। लाहौर में लाला लाजपत राय क्या कर रहे थे, साइमन कमीशन का विरोध की अगुवाई कर रहे थे और लाला लाजपत राय जी वहाँ पर अंग्रेजों के प्रहार, डंडों, लाठियों से घायल हो गए और 2-3 दिन के बाद उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। उनका कथन था कि लाला जी का एक कथन याद आ रहा है कि अंग्रेजों ने जो मेरे ऊपर लाठियों के घाव बनाए हैं वो अंग्रेजी साम्राज्य के लिए एक दिन ताबूत के कील साबित होंगे। यह कथन लाला लाजपत राय का था जब उन्हें इस तरीके से लाठियों डंडों से मारा गया था। उसके बाद चित्र 6 देखिए आप। यहाँ पर इलाहाबाद में कांग्रेस के नेताओं की बैठक 1931 में हुई है। 1931 में कांग्रेस के नेताओं की बैठक इलाहाबाद में। महात्मा गांधी के अलावा इस चित्र में आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को देख रहे हैं जहाँ पर, और साथ ही साथ सबसे बाएं हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू सबसे दाएं हैं और सुभाष चंद्र बोस बाएं से 5वें में हैं। और साथ ही साथ 5वें को आप देख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, महात्मा गांधी हैं। ये सब लोग राष्ट्रीय नेता, इन सब लोगों की यहाँ पर बैठक हो रही है, आप चित्र में देख सकते हैं। उसके बाद देखा कि नमक यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी ने इस आंदोलनों को और कैसे आगे बढ़ाया उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली
शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने मांगों का उल्लेख किया। महात्मा गांधी ने 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। उसमें इन्होंने विभिन्न मांग की। इसमें से कुछ सामान्य मांगें थी, जबकि कुछ मांगें उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक के विभिन्न तबकों से जुड़ी थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि सभी उनके अभियान में क्या हो सके, शामिल हो सके। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग थी नमक कर को समाप्त करने के बारे में थी। जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, गांधी जी ने जो अपने पत्र में लिखा था इरविन को कि नमक कर को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। नमक का सभी अमीर गरीब क्या करते हैं, इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। जैसे कि आप जानते हैं, भोजन बनाने के लिए नमक की आवश्यकता जरूर होती है, इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। महात्मा गांधी जी ने कहा, भाई कि आप जो लोग ये नमक कर लगाए हैं, ये आप समाप्त कर दीजिए, क्योंकि नमक का प्रयोग क्या है कि हर कोई व्यक्ति करता है। महात्मा गांधी का यह पत्र अल्टीमेट चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था 11 मार्च तक अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं था। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ, सत्याग्रहियों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने कितने सत्याग्रहियों के साथ नमक आंदोलन प्रारंभ किया। महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन 78 सत्याग्रहियों के साथ प्रारंभ किया। यह यात्रा साबरमती से गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी ने जो नमक यात्रा की वह उसमें कितनी दूरी तय की। गांधी जी ने जो नमक यात्रा की उसमें 240 किलोमीटर की यात्रा की। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी ने जो नमक यात्रा की वह कहाँ से कहाँ तक की। गांधी जी ने जो नमक यात्रा की वह साबरमती से गुजरात के तट दांडी तक की यात्रा की। साबरमती से दांडी तक, इसलिए इसे दांडी यात्रा भी कहा जाता है। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज 10 मील का सफर तय किया। गांधी जी जहाँ भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहा न माने। गांधी जी ने जो यह बात कही कि लोगों से, गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है और अंग्रेज जो कहते हैं उसे शांतिपूर्वक सुन लेना है और उसको मानना भी नहीं है। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया और यह कानून का उल्लंघन था। गांधी जी ने जो ये यात्रा प्रारंभ की थी यह 12 मार्च को प्रारंभ की थी। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कभी कभी कि गांधी जी ने जो नमक यात्रा प्रारंभ की वह कब से कब तक की। गांधी जी ने जो नमक यात्रा प्रारंभ की वह 12 मार्च को प्रारंभ की और वह 6 अप्रैल तक उस यात्रा में चलते रहे। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक गांधी जी का यह नमक सत्याग्रह चला और यहाँ पर उन्होंने समुद्र तट दांडी तट पर पहुंचकर नमक को बनाया और जो कानूनन क्या था उस समय के कानून के आधार पर एक कानूनी अपराध था। यही से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई या नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था, इस बारे में लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी आह्वान किया जाने लगा।
आप देख पा रहे थे जिस तरीके से असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों का कोई भी सहयोग नहीं करने के लिए आह्वान किया गया था। यहाँ पर उसके साथ साथ उनका सहयोग न करने के साथ साथ उनके जो कानून हैं उनको भी मानने को लोग राजी नहीं थे। लोगों से कहा गया कि अंग्रेजों के जो कानून हैं लोग उनको न माने। आप देख रहे हैं ये शिक्षा सत्र 2022-23 पर चर्चा है। देश के विभिन्न भागों देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। उन आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी। शराब के दुकानों को घेर लिया गया। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे और वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लग गए थे। मतलब जो गांधी जी ने कहा उस आदेश को लोग मानने लग गए थे। शांतिपूर्वक वो अंग्रेजों के कानून की क्या करने लग गए थे, अवहेलना करने लग गए थे। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ सहस्त्र बख्तर बंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो एक आंदोलनकारी थे खान अब्दुल गफ्फार खां, इनको अगर गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करने के बाद लोगों ने किस तरीके से यहाँ पर गोलियों का सामना करने के लिए लोग तैयार हो गए। यहाँ पर गोलियों की भी परवाह नहीं की और लोगों में इस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश था कि वो अब गोलियां खाने के लिए भी सड़क पर उतर आए। काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है भारतीय इतिहास में खान अब्दुल गफ्फार खान का। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन वह विदेशी नागरिक है जिसने पहली बार भारत का जो भारत रत्न पुरस्कार है वो जीता। पहले विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान बांग्लादेश में जो विभाजित भारत हुआ उसके बांग्लादेश वाले हिस्से में चले गए। हालांकि जिस समय यह आंदोलन चल रहा था भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सारा क्षेत्र एक था। इसीलिए खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिम भारत के एक बड़े नेता थे। इसलिए इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। या अन्य प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा व्यक्ति था या वह कौन से विदेशी थे जिनको पहली बार भारत रत्न से नवाजा गया। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ही थे जिनको भारत रत्न से नवाजा गया। वह विदेशी व्यक्ति उनको मान लिया गया क्योंकि जब भारत विभाजित हुआ तो वह पाकिस्तान वाले हिस्से में चले गए थे। बाद में वह बांग्लादेश वाले हिस्से में आए। खान अब्दुल गफ्फार खान को जब भीड़ के सामने पुलिस ने क्या किया, बंदी बनाया, गिरफ्तार किया तो भीड़ उग्र हो गई, सड़क पर उतर आई। बहुत सारे लोग मारे गए महीनों भर, जब तक महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने शुरू कर दिए। भयभीत सरकार ने निर्मम दमनकारी रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए
औरतों और बच्चों को भी मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार कर लिए गए। किस तरीके से अब लोगों का विश्वास कांग्रेस और कांग्रेस के उन तमाम नेताओं पर हो गया। लोग उन नेताओं के लिए अपने प्राणों की बलि भी देने लग गए और लोगों ने गोली और अंग्रेज़ों की परवाह न करते हुए अंग्रेज़ों से कड़ा मुकाबला यहाँ पर करने लग गए। यहाँ पर देख रहे हैं कि सत्याग्रहों पर हमला कर रही है पुलिस, निहत्थे लोगों पर किस तरीके से पुलिस हमला कर रही है। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए। इसे गांधी इरविन समझौता के जरिए के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ। गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी हिस्सा लेने के लिए अपनी सहमति बना ली और उन्होंने गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस का बहिष्कार कर चुकी थी। जो कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर चुकी थी, गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गए। इसके बदले में सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए। यहाँ वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। गफ्फार खां और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। सभाओं, प्रदर्शनकारियों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। गांधी जी जब इंग्लैंड में थे तो गांधी जी सोच रहे थे कि निश्चित तौर पर वह भारत को स्वतंत्रता दिलाने में कामयाब होकर आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं वहाँ पर। और साथ ही साथ जो भारतीय नेता थे भारत में, उनको और उनके सत्याग्रही यानी जो लोग भारतीय आंदोलन कर रहे थे, उन्हें बुरी तरीके से यहाँ पर भारत में उनके ऊपर कार्रवाई की गई। भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। साल भर तक जब आंदोलन चला, लेकिन 1934 आते आते ही उसकी गति मंद पड़ने लग गई। गांधी जी वापस आए, फिर से इसे प्रारंभ किया सविनय अवज्ञा आंदोलन, लेकिन 1934 आते आते फिर से वह मंद पड़ने लग गया। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं। बहुत सारे राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष हिंसा के जरिए पूरा नहीं हो सकता। वे चाहते थे कि 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में स्थित बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA की स्थापना की गई। HSRA की स्थापना कब की गई? HSRA, एक HSRA है एक जबकि HRA है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, HSRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। कुछ नौजवान थे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन लोगों ने क्या कर लिया उस समय HSRA की स्थापना कर ली, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कर ली। इनके नेताओं में भगत सिंह हैं, जतिन दास हैं, अजय घोष हैं शामिल थे। देश के विभिन्न भागों में कार्रवाई करते हुए HSRA ने ब्रिटिश सत्ता के कई प्रतीकों को निशाना बनाया। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। प्रश्न पूछा जा सकता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। उसी साल उस ट्रेन को भी उखाड़ने का प्रयास किया गया जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे, उड़ाने का प्रयास किया गया। उस ट्रेन को भी उड़ाने का प्रयास किया गया 1929 में ही, जिस ट्रेन पर लॉर्ड इरविन क्या कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला, उन्हें फांसी दी गई। उस समय उसकी उम्र केवल 23 साल की थी। अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना
नहीं करते, बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। क्रांति मानव जनित और जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता है। भगत सिंह के शब्द आप यहाँ पर सुन रहे हैं कि क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक है। जनता की सर्वोपरि सत्ता ही की स्थापना श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है। इन आदर्शों के लिए हम इस विश्वास के लिए हमें जो भी दंड दिया जाएगा हम उसका सहर्ष स्वागत करेंगे। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं, क्योंकि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है। हम संतुष्ट हैं और क्रांति के आगमन की उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त बम कांड पर सेशन कोर्ट में बयान 6 जून 1929। भगत सिंह और उसके साथियों के दस्तावेज जगमोहन सिंह चमनलाल से उद्धृत किए गए। इस प्रकार से कोर्ट में बोले थे भगत सिंह। देख सकते हैं किस प्रकार से स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी और निश्चित तौर पर उनको थोड़ा भी फिक्र अपने बारे में नहीं था, बल्कि वो उत्साहित थे कि हम देश के काम आ रहे हैं और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत थे और वह भारत को स्वतंत्र कराने के लिए हंसी हंसी अपने फांसी के फंदे पर चूम गए। लेकिन आज भी वह अमर हैं और उनका बलिदान, इस भारत भूमि के लिए जो बलिदान दिया था वह कभी भी व्यर्थ न जाए, ये हम सब लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, आइए देखें कि सिविल नाफरमानी या सविनय योग्य आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह थे। उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, उसके आदर्श क्या थे, उन्होंने उसके लिए स्वराज के क्या मायने थे, इन सब पर चर्चा करेंगे। गांव से संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वे बहुत परेशान थे। जब उन्होंने नगद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने सविनय योग्य आंदोलन का बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसका समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदायों को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें से बहुत कम लोगों ने क्या किया, हिस्सा लिया, और बहुत लोगों ने हिस्सा लेने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। गरीब किसान केवल लगान में ही कमी नहीं चाहते थे, उसमें से बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खींची और नगद आमदनी गिरने लगी तो छोटे पट्टेदारों के लिए ज़मीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को भी जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ़ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलन में हिस्सा लिया जिसका नेतृत्व अक्सर समाजवादी और कम्युनिस्टों के हाथों में होता था। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी जन आंदोलनों को समर्थन देने में प्रायः हिचकिचाती थी। इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध क्या हो गए, अनिश्चित हो गए, उतने अच्छे नहीं रहे। व्यवसायी वर्ग की स्थिति क्या थी, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या रुख अपनाया। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया और वे ताकतवर हो चुके थे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिसके कारण उनका व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट
आती थी वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे। जो धनी वर्ग थे, जो उद्योगपति थे, उन्होंने काफ़ी मुनाफा कमाया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। जब वह बाद के दशकों में उनका व्यापार थोड़ा मंद पड़ने लग गया तो वह इसका विरोध करने लग गए और वह जो विदेशी डॉलर है उसका और भारतीय रुपये का अनुपात भी सुधारने की बात करने लग गए। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं आप लोगों से कि इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस की स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना 1920 में हुई। जबकि ऐसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की का गठन कब हुआ। 1927 में हुआ। पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जीडी बिरला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसा युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी और व्यापार व उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का भी उत्साह क्या हो गया, मंद पड़ गया। उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था। वे लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। आप देख रहे हैं कि श्रमिक वर्ग ने औद्योगिक श्रमिक वर्ग के जो लोग थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर में ही ये बड़ी संख्या में भाग लिए थे। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगे थे। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ दिया। 1930 में रेलवे कामगारों और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेलवे कामगारों की हड़ताल कब हुई। 1930 में। ऐसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है गोदी कामगारों की हड़ताल 1932 में। 1930 में छोटा नागपुर की टिन खानों में के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों में क्या हो जाएगी, फूट पड़ जाएगी। सिविल नाफरमानी आंदोलन ने औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो अंग्रेजों के नियम थे उसे न मानने के आंदोलन में भी औरतों ने भी बड़ी मात्रा में हिस्सा लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जुलूस में हिस्सा लिया और नमक बनाया। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, आप देख पा रहे हैं। और यह आंदोलन, इसके बारे में अभी देखेंगे। सारी महिलाएं जेल भी गई। शहरी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सड़क की रही थी। ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। गांधी जी के आह्वान पर
आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लग गया था। गांधी जी ने जब समझाया कि राष्ट्र सेवा एक पवित्र सेवा है तो औरतों को भी यह सेवा पवित्र लगने लग गई थी। लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। औरतों की स्थिति में अभी कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आए थे। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौक संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से क्या कांग्रेस जाती रही। कांग्रेस को उसकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लग गए थे, जो समूह स्वराज और अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं था। ऐसा एक समूह था अछूतों का 1930 में खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लग गए थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी स्वर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी भारत में स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती है। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों, कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मैला ढोने वालों के लिए काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लग गए। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपने हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद संगठित करने लग गए। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की भी बात कही, ताकि वहां से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से दूर हो सकती है। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित थी। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में यह बात खास तौर से दिखाई देती थी, जहां उनके संगठन काफ़ी मजबूत थे। डॉक्टर अंबेडकर साहब 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन, दलित वर्ग एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ उनके काफ़ी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी ने आमरण अनशन कर लिया, आमरण अनशन में बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली। अंबेडकर साहब ने गांधी जी की राय मान ली और 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। प्रश्न पूछा जाता है कि पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट 1932 में हुआ, सितंबर 1932 में हुआ। पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ? पूना पैक्ट गांधी जी और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था। इसमें दलित वर्गों, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, को प्रांतीय एवं दलित वर्गों इनको प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उसके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से ही देखता रहा। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। सहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा। 1920 के दशक में मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों से काफ़ी करीब दिखने लगी थी,
जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इसमें कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव और दंगे हुए। हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच फासला बढ़ता गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा कि अब एकता स्थापित हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभाओं के प्रतिनिधित्व के सवाल पर थे। मुस्लिम लीग के नेताओं में से मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए और मुस्लिम बहुल प्रांतों बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुबहिसा चल रहा था कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू सभा के एम.आर. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे कि इस मुद्दे का समाधान की सारी संभावना क्या हो गई, समाप्त हो गई। जब सविनय योग्य आंदोलन शुरू हुआ उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस के कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त तौर पर बहुत सारे मुसलमान नेता बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। उनका भय था कि हिंदू बहुसंख्या में वर्चस्व की स्थिति में है, अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान इससे क्या हो जाएगी, खो जाएगी। उसके बाद हम देख रहे थे सामूहिक आंदोलन के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम देखें कि यहाँ पर स्रोत 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए उद्देश्य के लिए पृथक निर्वाचिका की जरूरत पर एक बार फिर जोर दिया। माना जाता है कि बाद के सालों में पाकिस्तान की मांग के लिए जो आवाज़ उठी उसका बौद्धिक औचित्य उसके इसी बयान की उपज था। उन्होंने जो कहा इस प्रकार है, मुझे यह कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि अगर स्थायी सांप्रदायिक बंदोबस्त के तौर पर भारतीय मुसलमान को उसके अपने, ये मोहम्मद इकबाल कह रहे हैं कि मुझे कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि अगर स्थायी सांप्रदायिकता बंदोबस्त के तौर पर भारतीय मुसलमानों को उसके अपने भारतीय होमलैंड में संस्कृति और परंपरा के अनुसार स्वतंत्रता विकास अधिकार नहीं दिया जाए तो भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाएगा। प्रत्येक समूह को अपने तरीके से स्वतंत्र विकास का अधिकार है। यह सिद्धांत किसी संकुचित सांप्रदायिकता की भावना से नहीं उपजी है जो समुदाय अन्य समुदायों के प्रति दुर्भावना रखता है और वह नीच और अधम है। मैं अन्य समुदायों के रीति रिवाजों, धर्मों और सामाजिक संस्थानों का अगाध सम्मान करता हूँ। कुरान के हिदायतों के अनुसार यह मेरा दायित्व है कि अगर ज़रूरत हो तो उसके उपासना स्थलों की भी रक्षा करूँगा, लेकिन मैं सांप्रदायिक समूह को प्रेम करता हूँ जो मेरे लिए जीवन और आचरण का स्रोत है, जिसे मुझे अपना धर्म, अपना साहित्य, अपने विचार और अपनी संस्कृति देकर मुझे बनाया है। इस प्रकार मेरी मौजूदा चेतना मेरे अपने पूरे अतीत का एक सजीव कार्यात्मक तत्व के रूप में समा दिया है। ऐसे में अपने उच्चतर आयाम और सांप्रदायिकता भारत जैसे देश के भीतर एक समुच्चय के निर्माण के लिए अपरिहार्य है। यूरोपीय देशों की तरह भारतीय समाज की इकाइयाँ भूभागों में बटी हुई हैं और भारत में सामुदायिक समूहों में मान्यता दिए बिना ही यूरोपीय लोकतंत्र के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है। इकबाल आगे कहते हैं, भारत के भीतर एक मुस्लिम भारत को स्थापित करने के लिए मुसलमानों की ओर से उठ रही मांग बिल्कुल सही है। किस तरीके से इकबाल ने यहाँ पर पाकिस्तान के गठन के लिए जोर दिया। हिंदू सोचता, वो आगे कहते हैं कि हिंदू सोचता है कि पृथक निर्वाचिका का
प्रस्ताव सच्चे राष्ट्रवाद की भावना के विपरीत है, क्योंकि वह मानते हैं कि राष्ट्र शब्द का मतलब एक ऐसे सार्वभौमिक सम्मिश्रण से है जिससे में किसी भी सामुदायिक इकाई अपनी निजी विशेषता बनाए रखने का अधिकार हो। लेकिन हालात ऐसे नहीं थे। भारत के नस्ली और धार्मिक विशेषताओं वाला देश है। इसी इसी में आप यह तथ्य भी जोड़ दीजिए कि मुसलमान आर्थिक रूप से सामान्यतः कमज़ोर है। उन पर भारी कर्ज और ख़ास तौर पर पंजाब में और कई प्रांतों में उनकी संख्या कम है। इसके बाद आप देखेंगे कि पृथक निर्वाचिका को बनाए रखने की हमारी बेचैनी का अर्थ है क्या है। इस तरीके से आज का ये पाठ था। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। थोड़ा लंबा जरूर था, पर आप लोगों से जो चर्चा हुई वह बेहतरीन हुई है। आशा करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।